मेरे साथ अब मंच पर एक ऐसी शख्सियत है जो कई सारी भूमिकाएं एक साथ ओढ़ कर रखते हैं। वो एक राजनेता भी हैं, एक कवि भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर किसी भूमिका की हम बात करेंगे तो बतौर कवि की। मेरे साथ हैं डॉक्टर कुमार विश्वास। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका। मैंने ये इसलिए कहा कि बतौर कवि आपका परिचय इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सेना को एकजुट करने की बात होती है, जब सेना का मनोबल बढ़ाने की बात होती है, भारतीयता की बात होती है, तो एक कवि की भूमिका सदियों से हमेशा महत्वपूर्ण रही है। आज मैं आपसे गुजारिश ये करूंगी कि आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले कुछ ऐसी पंक्तियां भारत माता को समर्पित करते हुए जिससे यहां बैठे हर शख्स का जोश दुगना हो जाए। पहली बात तो मैं ये कह दूं, आपने परिचय दिया तो उसमें कहा, पहली बात कही कि वो नेता हैं। कविता राजनीति को तब तक पसंद आती है या तो वो खामोश रहे या उसकी सहानुभूति में बोलती रहे। किसी भी पार्टी की हो, चाहे मेरी हो चाहे दूसरी की हो, जिस दिन कविता सवाल करना प्रारंभ करती है राजनीति असहज होना शुरू हो जाती है। ये प्राचीन परंपरा है। अब ये स्थिति भी नहीं बची है कि एक समय देश के सबसे बड़े नायक, आजादी में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, भारत के सबसे बड़े ब्लू आइड बॉय जवाहरलाल नेहरू के पार्टी कांग्रेस से निर्वाचित होकर 2 बार राज्यसभा में, दिनकर जी ने उनके विरुद्ध कविता पढ़ी। चीन में जब हम लड़ाई हारे तो चीन की सामने जो हमारी शांति नीति थी नेहरू जी विदेश यात्रा पर जा रहे थे, किसी ने कहा चीनी घुस गए, तो नेहरू जी ने पत्रकारों से कहा मैंने कह दिया चीनियों को मार के भगा दो, जैसे मतलब डंडे से मार जाएंगे। और बड़ा हमें कैजुअलिटी हुई। और आजादी के तुरंत बाद 47 में जो हम जीते वो पहली जीत नहीं थी, हम 1000 साल बाद जीते थे। 10वीं शताब्दी में जो इन्वेजन शुरू हुआ उसके बाद पहली बार हम पूरे विश्व रंगमंच पर जीत के आए, वो 47 में आए। और 47 की सारी विजय की खुशियां एक चीन युद्ध ने समाप्त कर दी। देश में कोई बोलने की स्थिति में था नहीं। उस समय मेरे वंश के एक कवि ने कांग्रेस से राज्यसभा से निर्वाचित होकर नेहरू जी की शांति नीति के विरुद्ध राज्यसभा के अंदर खड़े होकर उन्हें ललकारते हुए कहा, रे रोक युधिष्ठिर को न यहां जाने देश को स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का मुच्चार। ये पढ़ा उन्होंने और नेहरू जी ने स्वीकार किया। आज कविता की भूमिका राजनीति में इतनी है कि अगर आप 2 पंक्ति सत्ता में, चाहे बड़े वाले हो चाहे छोटे वाले, एक हमारे वाले भी हैं और एक इनके वाले भी हैं, 2 पंक्ति आप पढ़ दीजिए तो बाहर भीतर बेचैनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कविता का सत्ता से, राजनीति से कोई मतलब नहीं। अगर आप स्वतंत्र कवि हैं तो आप इस खतरे से सावधान रहिएगा कि राजनीति कभी भी आपको अप्रासंगिक कर सकती है। लेकिन एक बात यह भी तय है कि बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीरा फिर भी रह जाता है। कविता 1000 वर्ष बाद रहती है, राजनीति नहीं रहती। आप बतौर कवि किसकी बेचैनी का मजा लेते हैं? नहीं, मैं तो ऐसा कवि हूं जिसे दोनों में से कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ना इधर ना उधर। लेकिन मैं भी ऐसा हूं बिगड़ा हुआ कि मैं सच बोलने से बाज नहीं आता हूं, चाहे इधर वाले हो चाहे उधर वाले हो, मैं सच बोलता रहता हूं। मैं 4 पंक्तियां जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहा कविता में, और कविता की कक्षा में भी जिनसे पढ़ा, डॉक्टर कुंवर बेचैन की मुझे याद आती है। आज हम 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हैं और भारी मन से हूं कि आजादी का मतलब 70 साल में हमने इतना निकाला कि एक अस्पताल में 60 बच्चे मर गए और हमारे बयान आए कि अगस्त में मरते ही रहते हैं, अगली बार से कैलेंडर ऐसा छापो जिसमें अगस्त ही ना हो। असली अगस्त निकला। लगातार चर्चा चलती थी, कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। कुल मिला के प्रसन्न नहीं हूं अंदर से, लेकिन फिर भी मैं, जो भी सेना में इस समय सरहद पर इस कार्यक्रम को देख रहे हों, या जो भी लोग माओ के लाल, सिंदूर, राखी, सब प्रतीक्षाएं वहां खड़ी हैं, मैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। डॉक्टर कुंवर बेचैन की पंक्तियां हैं कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा। तो बड़ी मुश्किल से आजादी पाई, लेकिन 70 वर्ष बाद जहां हम आज खड़े हैं, जिस पूर्व संध्या पर हम खड़े हुए हैं, इसमें मुझ जैसे व्यक्ति का, जिसने बचपन में 15 अगस्त पर बहुत तैयारियां की हैं, गानों की तैयारियां की हैं, 26 जनवरी पे तैयार की हैं, घर में जिसने अपने पिताजी की, प्रोफेसर पिता की बैठक में शिवाजी के, महाराणा प्रताप के, चंद्रशेखर का मूंछ पर पट देते हुए फोटो देखा है, एक जनेऊ वाला, और हैट पहने हुए भगत सिंह का फोटो देखा है, उसके लिए कोई प्रसन्नता का विषय नहीं। कुमार,
एक कवि के लिए उसकी कविता एक हथियार है, वो उससे कई चीजें कह सकता है। एक नेता के लिए वही हथियार उसका भाषण है। क्योंकि आज हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम सेना की बात कर रहे हैं, जब उरी हमला हुआ तो आपने लिखा कि बस भाषण में जोर दिखाना स्वाभिमान नहीं होता, कि एक सने हाथों से संघान नहीं होता। आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो भाषणों की सरकार है, आतंकवाद को लेकर जो उसका रवैया है? मेरा कहना है, मैंने चर्चा में आपसे शुरू में भी कहा था जब आज के कार्यक्रम की चर्चा हो रही थी, और मेरा ये एक रिजर्वेशन था कि मैं राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ इस बहस में नहीं आऊं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत हजारों बहस आपके चैनल पे भी की है। राष्ट्रवाद इतना गंभीर मुद्दा है, देश इतना गंभीर मुद्दा है कि उस पर मैं आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि होकर आऊं, मनोज कांग्रेस के प्रतिनिधि होकर आए, संजय भाई कांग्रेस के प्रतिनिधि होकर, हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर कि तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था, ये गलत है। जो 60 साल धर्मनिरपेक्षता जैसे पवित्र शब्द के साथ अतिचार कांग्रेस ने किया, कांग्रेस और कांग्रेस के औरस पुत्रों ने किया, वही पिछले 2-3 साल से राष्ट्रवाद के नाम पर चल रहा है। और ये मैंने देखा है। मैं पटना में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में परफॉर्म कर रहा था, लड़कियों के जो लड़कियां जहां इकट्ठी थी उसके पीछे कुछ लड़के थे और वो ये टीजिंग कर रहे थे। वीडियो भी उसका होगा यूट्यूब पे पड़ा हुआ। वो लड़कियां कुछ नाराज थी, मैंने देख लिया, मैंने कहा भाई आप ये क्या कर रहे हो? तो उन 15-20 लड़कों की बहस हुई और उनमें से एक लड़के ने नारा लगाया भारत माता की जय, और मैंने माइक से कहा भाई अभी इन्हें छोड़ दो, उन्होंने भारत माता की जय बोल दिया। ये राष्ट्रवाद है, ये हमारी नेशनलिटी है। आपने ट्रेन चलाई इतनी अच्छी, उसमें पहली बार में 150 लोग ईयरफोन चुरा के ले गए, वो कौन थे? ये वही लोग थे जो भारत माता की जय लगाते हैं। हिंदुस्तान का मतलब केवल हिंदुस्तान की सरहद नहीं है, हिंदुस्तान का मतलब 125 करोड़ हिंदुस्तानी, यहां का जल, जंगल, जमीन, यहां होने वाला भ्रष्टाचार, ये सब भी है। गुलाम अली की गजल नहीं आए, मैं इसका विरोध करता हूं कि नहीं आनी चाहिए। अगर पाकिस्तान से हमें संबंध समाप्त करना है, गुलाम अली की गजल नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो सेठ वहां पर बिजली बेच के पैसा ला रहा है, जो वहां से सीमेंट का धंधा कर रहा है, उस सेठ का धंधा भी तो रुकवाइए। और उस सेठ का धंधा रुकवाएंगे नहीं आप, क्योंकि वो आपको चंदा देता है, क्योंकि आपके चुनाव में काम करता है। तो ये जो कम से कम राष्ट्रवाद जैसे पवित्र शब्द के साथ, देशभक्ति जैसे पवित्र के साथ शब्द के साथ अगर राजनीतिक पार्टियां चाहे सत्ता पक्ष में हो, चाहे हमारी वाली हो, चाहे वो संजय निरुपम जी इस पार्टी से चले गए वो वाली हो, कम से कम इसे बख्श दीजिए। हमने राम के साथ करके देख लिया है, अब राष्ट्र के साथ तो कम। कुमार, आप इतने अच्छे वक्ता हैं, आप इतने अच्छे वक्ता हैं कि आपकी बातों में यहाँ पर बैठे लोग भी शायद खो से जाएं, लेकिन मैं फिर आपको उसी मुद्दे पर लाना चाहूंगी, क्योंकि कई बार आपकी बातों में लोग खो जाएंगे लेकिन मुद्दा वही रह जाएगा। मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने उस समय इस सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर आपने वाहवाही जरूर की, आपने उसकी तारीफ की। मैंने प्रधानमंत्री पहले दिन दिवाली से पहली रात सैनिकों के पास गए, मैंने बधाई दी। लेकिन पठानकोट में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, हम पिछले 30 साल से कहते रहे हैं कि आईएसआई प्रायोजित कर रही है, और आपने आईएसआई के ही कई लोग जो उसमें सम्मिलित थे प्रतिनिधिमंडल बुला लिया आपने, और सेना के लोग इनके इंतजाम कर रहे हैं कि खाना खाएंगे। आपने शेरों की पेशी करवा दी कुत्तों के दरबारों में। इस पाकिस्तान की इतनी औकात कि हमारे देश में आकर ये तय करे कि हमारे यहां हमला कहां हुआ है, कहां नहीं हुआ। आपने पूरा स्टैंड बदल दिया। आप अचानक एक दिन उड़े और अचानक एक दिन उतर गए और केक खा के आप लौट आए। अरे आप तय तो करिए भाई, हमें बता दीजिए, हम तो देश के नागरिक हैं, हम तो आपके हर अच्छे बात पे आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जब आप गलत करेंगे तो हम कहेंगे। इसलिए हमने कहा कि बस भाषण में जोर दिखाना स्वाभिमान नहीं होता, कि एक सने हाथों से शत्रु का संधान नहीं होता। आपको तय करना पड़ेगा कि इस देश से आपको रिलेशन कैसे रखने हैं। अगर गुलाम अली की गजल आनी रोकनी है तो सेठों का सीमेंट आना भी रोको। जिस बिजली के बल्ब के नीचे लाहौर में बैठकर लेफ्टिनेंट निरंजन की हत्या का षड्यंत्र रचा गया, वो बिजली किस स्टेट की है? सब जानते हैं, सदन में बैठे हुए, चैनल पे बैठे हुए सब लोग जानते हैं किस स्टेट की है, पर किसी की हिम्मत नहीं है कि उस स्टेट का नाम बोल सके, क्योंकि वो स्टेट सत्ता के निकट है, क्योंकि वो स्टेट फंडिंग करता है, स्टेट चुनाव लड़वाता है। ऐसे स्टेट सारी पार्टियों के पास है। तो अगर करना है सेना का सम्मान तो पूरा करिए। चलिए, आपने, क्योंकि आप खुलकर नाम ले रहे हैं, खुलकर सवाल कर रहे हैं, इसलिए मैं भी आपसे एक सवाल करती हूं। आपकी छवि एक राष्ट्रवादी छवि है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उस पर वो सवाल खड़े करते हैं। आप क्योंकि सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं, आपको याद होगा हैशटैग ट्रेंड क्या चल रहा था, पाकिस्तान स्टैंड्स विद अरविंद केजरीवाल। उस समय आपको मलाल हुआ था, दुख हुआ था या गुस्सा आया था? मैंने आप ही के चैनल पर बातचीत की थी और मैंने कहा था, जब मुझसे सवाल पूछा गया था कि सेना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हमको फालतू के बयानों से बचना चाहिए। अगर आप मनोबल बढ़ा सकते हैं सेना का तो बढ़ाइए, अन्यथा ये मैं कहता हूं, आपकी किसी भी पार्टी के साथ राजनीतिक शत्रुता है, चुनाव में पराजित करिए ना, आइए चुनाव में करते हैं। लेकिन मैंने आज तक इस सदन में बैठा हुआ मुझे एक व्यक्ति बताए, मैं एक ऐसे जिले में रहता हूं गाजियाबाद में, जो अपराध सूचकांक में ऊपर नीचे जाता आता रहा है, वहां होते रहे। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी एसएचओ ने मुठभेड़ में गुंडा मार दिया हो और नगर के विधायक जी का फोटो छपा हो तो विधायक जी को बधाई कि गुंडा मारा गया।
ये क्या हुआ भाई? भारतीय सैनिकों ने अंदर घुस के भारतीय सैनिकों ने कार्रवाई की, हम उनके पौरुष को बधाई देते हैं। पूरे अरे मैं गोवा गया, वहां तो रक्षा मंत्री जी का फौजी अटायर में फोटो था, फोटोशॉप करके। आप तो सीधे बोलने वालों में से हैं। आपने अरविंद केजरीवाल को कहा कि ये जो उन्होंने बयान दिया वो सही नहीं था। मैं एक राजनीतिक संगठन में काम करता हूं, राजनीतिक संगठन की सर्वोच्च संस्था पीएससी का सदस्य होने के नाते अंदर में क्या कहता हूं और क्या सुझाव देता हूं और क्या नहीं कहता हूं, ये मेरी निजी जानकारी के ऊपर है। इसे मैं सार्वजनिक मंच पे साझा नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, आपने कहा मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं फर्जी राष्ट्रवादी नहीं, मैं भारत माता की जय इस काम के लिए नहीं लाता कि वो फर्जी राष्ट्रवादी कौन है? उनका फर्जी राष्ट्रवादी वो हैं, फर्जी राष्ट्रवादी वो हैं जो भारत के जल जंगल जमीन का सौदा कराते हैं सेठों के नाम। फर्जी राष्ट्रवादी वो हैं जो बिना देश को कॉन्फिडेंस में लिए किसी भी देश के साथ संवाद स्थापित कर लेते हैं, अचानक बंद कर देते हैं। फर्जी राष्ट्रवादी वो हैं जो उरी के हमले में शहीद हुए कैप्टन निरंजन की हत्या की जांच कराने के लिए पाकिस्तान के ऐसे एजेंटों को बुला लेते हैं, उनसे संवाद करा लेते हैं। ये फर्जी राष्ट्रवाद है। आप एक बार तय करिए कि आपको करना क्या है। कश्मीर में आप हैं, सेना हमारी है, पुलिस हमारी है, सरकार हमारी है, उसके बाद भी पिछले 3 साल में इतने ज्यादा पाकिस्तान के झंडे हमको दिखाई दिए। आपसे थोड़ी देर पहले जनरल जेजे सिंह हमारे साथ थे, आप बैठे हुए थे, आप जी, सुन रहे थे उनकी बात। उन्होंने कहा कि संदेश देना दूसरे देश को भी बहुत जरूरी है। ये संदेश सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं था, ये संदेश जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई या फिर जब वो नौशेरा का बंकर उड़ाया, जिस पर आपने भी काफी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, ये संदेश पाकिस्तान के लिए भी है और हम भारतीयों को ये संदेश उन्हें देना जरूरी है। तो इसको इस नजरिए से क्यों नहीं देखते आपको? निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं, जब इस समय हमने हमला किया, हमने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कराया अपनी क्षमताओं के माध्यम से। इसी देश की पार्लियामेंट में प्रतिपक्ष के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी सबको पता है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में गए अपना पक्ष रखने के लिए, प्रतिपक्ष के नेता अटल जी को भेजा गया उसको संबोधित करने के लिए, उसको हेड करने के लिए। स्थिति तो यही होनी चाहिए, लेकिन ये प्रतिक्रिया हो क्यों रही? मैंने पहले ही इस बहस को शुरू करते हुए कहा था, इतना पवित्र शब्द है धर्मनिरपेक्ष, उसका 60 साल ऐसा दुरुपयोग किया कांग्रेसियों ने और उनके औरस पुत्रों ने कि लोगों को घृणा होने लगी। लोग लगे यार बस सेकुलर वर्ड मत बोलो, बस यार तुम धर्मनिरपेक्ष शब्द मत बोलो। तो जो सेकुलर शब्द के साथ कांग्रेसियों ने किया, वो नेशनलिज्म के साथ ये ना करें, मेरी ये अपील। भारत को भारत रहने दें, हिंदुस्तान की एक पुकारो तो हिंदुस्तान के हर कोने से बहनें राखियां लेके निकले, फौजियों के हाथ पे बांध लेंगे। ऐसा मत करिएगा कि माएं अपने बेटों को भेजना बंद कर दें। इतनी राजनीति मत करिएगा। आपके तो कई मित्र हैं सत्ताधारी पार्टी में, मैं उम्मीद करती हूं कि जो संदेश आप इस मंच से दे रहे हैं वो उनको भी कहते होंगे, उन तक भी ये बात पहुंचाते होंगे। मैं सारों को कह रहा हूं, अपने आप भी कह रहा हूं, बाहर वालों को भी कह रहा हूं, दूसरों को भी कह रहा हूं, कांग्रेस के मित्रों को भी कह रहा हूं। अब जिनका जिक्र चल रहा था कि एक मित्र ने कहा था, मैंने तब भी कहा था उनके बारे में, देश की एक महत्वपूर्ण राजनेता के पुत्र हैं, दिल्ली में राजनीति करते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि उन्हें पता नहीं है सेना क्या करती है। मैं तो प्रेम का कवि हूं साहब, मैं तो वो दिन देखना चाहता हूं कि युद्ध ही ना हो, कहीं भी युद्ध ना हो, भारत पाकिस्तान का भी क्यों हो, बताओ। मैं क्यों इंझूंगा इस आदमी, इस पाकिस्तान से जिसको अभी तक सीधे खड़े होना नहीं आया। मैं सरपट दौड़ रहा हूं प्रगति की राह पे, जिन्हें घुटनों के बल पे चल रहा है, भीख में मिले हथियारों से जो अपनी जिंदगी चला रहा है। मैं इस देश के साथ जबान चलाने में क्यों बिजी होगा? मैं तो अपने भारत को, लेकिन 100 रुपए कमाते हैं हम, 52 रुपए चले जाते हैं फ्रांस को, अमेरिका को, इजराइल को। पाकिस्तान 100 रुपए कमाता है, 68 रुपए चले जाते हैं अमेरिका को, इजराइल को, फ्रांस को। ये एक पूरी दुकान है पूरी दुनिया की, जो चाहेगी कि आग बंद ना हो, चाहे यहां लगे चाहे वहां लगे। तो सरहद का मतलब केवल राष्ट्रीयता नहीं है, राष्ट्रीयता का मतलब अपने सवालों को संबोधित करना, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना, भारत को आगे बढ़ाना, भारत के हर नागरिक को 1/125 करोड़ नागरिकों को बड़ा करना, और उन्हें चाहे मुसलमान हो तो वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, और चाहे हिंदू हो तो वो भारतीय की तरह रहें जैसे रहे जाते हैं, ऐसे ये चाहते। हम एक कवि की भाषा में ये सुनना चाहते हैं। मैं जानता हूं ये वाली भाषा सुनना थोड़ा कष्टकर है जो मैं सुना रहा हूं, तो मैं 4 पंक्तियां सुना देता हूं। मैंने कारगिल के समय गीत लिखा था, मैं नैनीताल में था और कैप्टन राजेश अधिकारी का शव आया था, उसे देखने में गया था, उनके फ्यूनरल में उनको प्रणाम करने के लिए, तो मैंने गीत लिखा था, उसकी पंक्ति मैं सुना देता हूं। कि है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर, जो भी सैनिक समय खड़ा हुआ है या जो गया है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं।
अगली पंक्ति पर आपके जयघोष तालियों के चाहूंगा। है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओ, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है। कंचनी तन चंदनी मन आह आंसू प्यार सपने, देश के हित कर गए सब कुछ हवन तुमको नमन। तो है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। अच्छी बात हो सुचरिता जी, दोनों की तारीफ कीजिए। आज पहली बार किसी चैनल पे बोल रहा हूं, एक पार्टी में काम करता हूं, 2 बार सरकारें बनाने का जिम्मा लिया है। वहां 250-300 रैलियां की हैं, गला फाड़ा है। पहली बार सरकार आई, मेरे लीडर ने, हमारे मुख्यमंत्री ने मुझसे पूछा कि तू क्या चाहता है, कोई आयोग बता, कुछ बता, किसके लिए क्या करना है। मैंने कहा मेरा एक छोटा सा प्रस्ताव है, पास करा दो। तो वो प्रस्ताव भारत के पहले राज्य में पास हुआ। मैंने कहा ये दिल्ली सरकार में प्रस्ताव पास कराओ कि अगर वर्दी में, चाहे पुलिस की में हो, चाहे सेना की में हो, चाहे अर्धसैन्य बल हो, अगर कोई भी शहीद हो जाए कर्तव्य निभाते हुए, तो उस वीरांगना विधवा के चरणों में मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए का चेक रख के आए, उसे प्रणाम करके आए। उससे पहले 10-10 लाख रुपए दिए जाते थे। दिल्ली पहला राज्य है जहां ये लागू हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, उन्हें भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो है नमन उस देहरी को, अंतिम पंक्ति और प्रणाम कीजिए। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन। बहुत बहुत बढ़िया कुमार, एक राष्ट्रवादी छवि मैंने कहा आपकी रही है, आज आप एक राष्ट्रवादी, एक भारतीय की तरह दिल से बोले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत।